नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज आपके लिए जो क्लास होगी वो कन्नौज की गद्दी पर त्रिपक्षीय संघर्ष की क्लास होगी। कन्नौज की गद्दी पर त्रिपक्षीय संघर्ष, तीन वंशों में झगड़ा हुआ है और तीन वंश कौन कौन से हैं जो कन्नौज की गद्दी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है। राजा हर्षवर्धन, तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले उत्तर भारत पर कब्जा किया। उत्तर भारत में कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? राजा हर्षवर्धन। और उसकी मृत्यु के बाद इस कन्नौज की गद्दी पर कौन से तीन वंश आपस में लड़े हैं? तो वो तीन वंश प्यारे बच्चों आपके लिए कौन कौन से हैं? एक तो कन्नौज की गद्दी त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे तीन वंश, एक गुर्जर प्रतिहार वंश। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए तीन वंश: गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, और प्यारे बच्चों राष्ट्रकूट वंश। तीन वंशों का झगड़ा यहाँ पर हुआ है कन्नौज की गद्दी को लेकर, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखोगे गुर्जर प्रतिहार वंश के फाउंडर की बात करें तो नागभट्ट फर्स्ट आपको लगाना है, कई बार एग्जाम पूछा गया। और इसके बाद सेकंड राजा गद्दी पर कौन आ गया था? वत्सराज आया था। कौन आया था प्यारे बच्चों? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सेकंड नंबर राजा कौन है? वत्सराज है। यहाँ पर नंबर 2 ऐसे डाल सकते हैं आप। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट ही आपको लगाना, नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहार वंश का जो वास्तविक फाउंडर है नागभट्ट फर्स्ट ही आपको लगा देना है। चलिए, कन्नौज को राजधानी बनाया नागभट्ट फर्स्ट ने, और पाल वंश के धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। पाल वंश के धर्मपाल को पराजित। ये पाल वंश का वही धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद नागभट्ट सेकंड की बात करते हैं तो इसने भी राजधानी कन्नौज थी। और इसके बाद मीरभोज की बात करें तो मीरभोज इस वंश का सबसे पावरफुल राजा, सबसे महानतम राजा। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा कौन हुआ है? मीरभोज है, जिसका समय 836 से लेकर 885 ईस्वी का समय रहा। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान एवं प्रसिद्ध राजा हुआ है, महान एवं प्रसिद्ध राजा मीरभोज। ठीक है, चलिए, पाल वंश के देवपाल से हार गया था, मतलब मीरभोज को पाल वंश के किस राजा ने हराया? देवपाल ने हराया। पाल वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन था? देवपाल था। और यह राजा वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मीरभोज कौन से धर्म को मानता था? कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है? मीरभोज कौन से धर्म का अनुयायी था? मीरभोज वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसके सिक्कों पर क्या लिखा मिला है? आदि विरहा लिखा मिला है, मतलब आदि विरहा इसकी क्या है? उपाधि है। तो कौन से प्रतिहार वंश के किस राजा ने आदि विरहा की उपाधि धारण की? तो आपको मीरभोज लगाना है। और इसने चांदी के द्रम सिक्के चलवाए। चांदी के द्रम सिक्के किस राजा की देन है? मीरभोज की देन है। किसकी देन है प्यारे बच्चों? मीरभोज की देन है। इसके लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये वैष्णव धर्म वाला क्वेश्चन आता है, एक आदि विरहा वाला क्वेश्चन आता है, एक चांदी के द्रम सिक्के आते हैं, और अपने वंश का महानतम राजा, एक ये क्वेश्चन इसके लिए बन जाता है। इससे अलग इससे कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिहार वंश में महेंद्र पाल फर्स्ट गद्दी पर आया। इसने राष्ट्रकूट वंश के इंद्र थर्ड को पराजित किया था। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इसके दरबार में था। राजशेखर एक विद्वान व्यक्ति किस राजा के दरबार में? महेंद्र पाल फर्स्ट के दरबार में। राजशेखर ने एक रचना लिखी है कर्पूर मंजरी का राइटर और काव्य मीमांसा का राइटर कौन है? राजशेखर है, जो किसके दरबार में रहता है? महेंद्र पाल फर्स्ट के दरबार में रहता है। चलिए, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, महिपाल। इसके समय जब महिपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश का महिपाल गद्दी पर बैठा, तो इसके समय बगदाद निवासी अलमसूदी भारत आया। गुजरात कहां पर आया था? गुजरात आया था। अगर क्वेश्चन आए कि जब अलमसूदी इंडिया आया तो उस टाइम प्रतिहार वंश का शासक गद्दी पर कौन था? तो आपको क्या लगाना है? महिपाल लगाना है। अलमसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को किस नाम से पुकारा? अलगुजर। गुर्जर प्रतिहार वंश को इसने अलगुजर बोला। और अलमसूदी ने राजा को क्या बोला? बोरा। अलमसूदी इंडिया में राजा को बोलता था बोरा, और गुर्जर प्रतिहार वंश को उसने किस नाम से पुकारा? अलगुर्जर के नाम से पुकारा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अलमसूदी कहां से आया था? बगदाद से आया था। और उस टाइम प्रतिहार वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा था? महिपाल गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए,
राजपाल, प्रतिहार वंश का राजपाल 1018 ईस्वी में राजपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद गजनवी के बारे में तो आपने सुना होगा, ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये वही महमूद गजनवी है जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा, गुजरात के अंदर जो शिव मंदिर था। ठीक है, 1019 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। ये आपके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था, यशपाल था। और 1018 ईस्वी में राजपाल ने किसकी अधीनता स्वीकार की? तो महमूद गजनवी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड आपका राष्ट्रकूट वंश, ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज की गद्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश भी शामिल था। फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। राजधानी क्या हुआ करती थी? मान्यखेत। और ये वातापी या बादामी चालुक्य वंश के क्या थे? अधीन थे राष्ट्रकूट वंश के राजा। और इस कृष्ण फर्स्ट, अगर कृष्ण फर्स्ट की बात करें तो इस राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन आपसे राजा कम पूछता है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, उसका आंसर बताना आप। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र, एलोरा में की जो गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन? तो वंश पूछा जाएगा तो आपको राष्ट्रकूट लगाना है। एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसकी देन? कांचीपुरम केरला, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन? तब आपको आंसर लगाना है पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश। अब यहाँ पर देखिए, गोविंद फर्स्ट गद्दी पर आया, गोविंद सेकंड आया, राजा ध्रुव आया, और प्रतिहार नरेश वसराज पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया। इस राजा ध्रुव ने, देखिए इस राजा ध्रुव के लिए फैक्ट देखिए, इसने प्रतिहार नरेश वसराज को हरा दिया, पाल वंश के राजा धर्मपाल को हरा दिया। हो गया ना प्यारे जो त्रिपक्षीय संघर्ष, इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आप इसको नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोविंद थर्ड, इसने पाल नरेश धर्मपाल व प्रतिहार नरेश नागभट्ट सेकंड को पराजित किया है। और इसके बाद इंद्र थर्ड आ गया। यानी राष्ट्रकूट वंश का सबसे पावरफुल राजा इंद्र थर्ड है। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? इंद्र थर्ड हुआ है। और इस अरबी यात्री अलमसूदी इसके समय भारत आया, तो उस टाइम ये गुजरात का राजा था। कहां पर? गुजरात क्षेत्र इसके अंडर में था। तो जिस टाइम अलमसूदी भारत आया तो उस टाइम राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा हुआ था? इंद्र थर्ड। और प्रतिहार में भी मैंने आपको बताया था महिपाल, वहां लगा देना है। ठीक है, चलिए पाल वंश, पाल वंश के फाउंडर की बात करें तो गोपाल है। राजधानी मान्य। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के क्या थे? पाल वंश के राजा कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इसके बाद सेकंड राजा पाल वंश में गद्दी पर कौन बैठ गया? धर्मपाल। धर्मपाल आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, उत्तरापथ का स्वामी। पाल वंश के किस राजा को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है? धर्मपाल को। गुजरात के कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ का स्वामी बोला है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब क्वेश्चन आए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो प्यारे बच्चों आपको लगाना है धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो आपको क्या लगाना है? गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद गद्दी पर आ गया देवपाल। यह है सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पाल वंश का जो सबसे पावरफुल राजा है वो कौन है? प्यारे बच्चों देवपाल है। और प्रतिहार वंश का मीरबोज भी इससे हार गया था। इसने प्रतिहार वंश के मीरबोज को भी क्या किया? पराजित किया था, मीरबोज को भी हरा दिया था। ठीक है, नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए गेहड़वाल वंश आ गए, इसमें चंद्रदेव है, राजधानी भी इनकी भी कन्नौज हुआ करती थी। इसमें मदनपाल, यहाँ पर गोविंद चंद्र अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसके दरबार में एक लक्ष्मीधर मंत्री हुआ करता था जिसने कृत्य कल्पत्रु रचना लिखी है। और आपने राजा जयचंद का नाम सुना होगा। तो राजा जयचंद कौन से वंश के राजा थे? राजा जयचंद गेहड़वाल वंश के राजा थे। और अपने वंश का अंतिम राजा शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, जिस टाइम चौहान वंश का राजा, दिल्ली और अजमेर का चौहान पृथ्वीराज चौहान है, तो उस टाइम गेहड़वाल वंश का राजा कौन था गद्दी पर? राजा जयचंद था। एक दूसरे के समकालीन थे। और चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया।
अब यहाँ पर मैं ये कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर। तो कन्नौज की गद्दी पर त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, और इसी टॉपिक में मैंने आपको गेहड़वाल वंश भी बता दिया कि गेहड़वाल वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राजा जयचंद कौन से वंश से संबंध रखते हैं, तो गेहड़वाल वंश से संबंध रखते हैं। और गेहड़वाल वंश के राजाओं की राजधानी भी कहाँ हुआ करती थी, कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रतिहार खुद को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें स्पीड के साथ। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन लक्ष्मण, बहुत बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप स्क्रीन बोर्ड पर, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण प्रदान किया है, महेंद्रपाल फर्स्ट या मीरबोज? तो यहाँ महेंद्रपाल फर्स्ट आप लगा दोगे, महेंद्रपाल फर्स्ट आपको लगा देना है, बिल्कुल राइट। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर और इस वंश के शासकों को मतलब राजा को क्या बोल दिया, बोरा? तो क्या लगाओगे, अल मसूदी। अल मसूदी आपको आंसर लगा देना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो किसी प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्क्रीन बोर्ड पर फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, किस प्रतिहार शासक ने आदि विराह की उपाधि धारण की है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपको लगा देना है मीरबोज। ये वही मीरबोज है जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसके सिक्कों पर आदि विराह लिखा मिला है। और मीरबोज अपने प्रतिहार वंश का सबसे महंतम प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मान्यखेत आपको ये लगाना है, मालखंड मान्यखेत इसको बोल सकते हैं आप। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन था? राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर प्यारे बच्चों लगा दीजिए दंती दुर्ग, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर दंती दुर्ग, ये वही राष्ट्रकूट वंश है जिसने महाराष्ट्र के अंदर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन? कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, राष्ट्रकूट वंश आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन बोर्ड पर, पाल वंश की राजधानी, पाल वंश की राजधानी पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, मुंगेर यहाँ पर लगाना है। पाल वंश के राजाओं की राजधानी क्या है, मुंगेर। कंसेप्ट में देख लेना, वहां पर भी आपको मुंगेर ही कर देना है। ठीक है, पाल वंश का फाउंडर कौन था? पाल वंश का फाउंडर कौन था, लगा दीजिए गोपाल। और पाल वंश के राजा कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 2 क्वेश्चनों में कंपेयर कराऊं मैं आपसे अभी। चालुक्य वंश के राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, चालुक्य वंश के राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, और पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन बोर्ड पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लगाओगे यहाँ पर बी ऑप्शन, प्रतिहार ने ही अंत किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे आप, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो प्यारे जो क्वेश्चन नंबर 10 बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सी ऑप्शन लगाना है, 8वीं सदी। 8वीं सदी में आपको पता है कि 7वीं सदी में कौन थे? 7वीं सदी शताब्दी में राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के समय की बात करें तो 606 से लेकर 647 तक का समय राजा हर्षवर्धन का समय रहा है। और उसके बाद 7वीं सदी और 8वीं सदी में कन्नौज की गद्दी पर त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या नागभट्ट? सेकंड। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट है, वत्सराज। वत्सराज किस वंश का राजा है? प्रतिहार वंश का राजा है। प्रतिहार वंश के साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया है? वत्सराज ने यह विस्तार करना स्टार्ट किया और इसी ने संघर्ष की पहल की है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन बोर्ड पर, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज। तो प्यारे कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला हुआ है, स्वामित्व वर्ड बोल दिया, मतलब सब एक ही होता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर, इनमें से किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? बीजापुर में, जोधपुर में, भुवनेश्वर में या कोलकाता में? तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर क्या लगाना है? 13 का सी ऑप्शन भुवनेश्वर आपको लगा देना है। भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, ये तो आपको पता ही है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी, जी नहीं, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्धों की बात करें तो 2 युद्ध हैं, तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध हुए, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध की बात करें तो 1191 में है और 1191 और 1192, 1191 और 1192, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए डिक्टो क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सेन वंश का फाउंडर कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का सुप्रसिद्ध राजा है लक्ष्मण सेन, और यहाँ सेन वंश का पूछा है संस्थापक, तो आपको लगा देना है सामंत सेन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है ये कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कैसी लगी? त्रिपक्षीय संघर्ष पर टॉपिक था, कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको अच्छे से दिया है। आप इस क्लास को अच्छे से वॉच करें और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे इस रीड इन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम टाइम अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सर्च करने से आपको नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।